जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से दोस्तों आपने अपनी दीपावली मनाई होगी। और मेरी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से आपकी मैराथन क्लास जो मैंने रखा था, जिसमें हम आपको कराने वाले थे भौतिक विज्ञान फर्स्ट का कंप्लीट रिवीजन, दोस्तों वो क्लास नहीं हो पाई। तो उसके लिए आप सभी से बहुत बहुत सॉरी। और बहुत जल्दी ही अब तबीयत कुछ ठीक हो गई है, तो बहुत जल्दी मैं उस सरप्राइज को, दिवाली का गिफ्ट थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए वो गिफ्ट तैयार है बिल्कुल। और जैसे ही उसका वीडियो रिकॉर्ड होती है, आपको तुरंत वहां पर वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो तैयार रहिए हमारे गिफ्ट के लिए। बाकी बात करते हैं स्टार्ट आज की। तो लेक्चर नंबर 120 में आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है और रेखीय आवर्धन क्या होता है दर्पण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं दर्पण की, तो यहां से दो प्रकार के दर्पण देखने को मिलेंगे हमें अपने सिलेबस में दोस्तों। देखेंगे जरा, एक तो मिलेगा गोलीय दर्पण, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, और दूसरा हो जाता है समतल दर्पण, जिसके ऊपर भी काफी समय से क्वेश्चन आ रहे हैं और बनते जा रहे हैं, यानी कि प्लेन मिरर। क्लियर है भैया? अब अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर तो सिंपल होता है जो हम घर में यूज करते हैं अपने। आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण होता क्या है, देखें दोस्तों जरा। अगर मैं बात करूं यहां से गोलीय दर्पण क्या होता है, तो याद रखना, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तो दूसरा भाग परावर्तक यानी कि चमकदार बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, गोलीय दर्पण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे इसको, गोलीय दर्पण कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? और गोलीय दर्पण की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। एक तो होता है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव। क्लियर है? और दूसरा हो जाता है दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पा रही होगी। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है। चलो बढ़िया है। अगर बात करें अवतल दर्पण की दोस्तों, तो यहां जाते हैं, देखें जरा। अगर मैं बात करूं यहां पर, सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके बारे में फिर और बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों याद रखना, जब भी किसी गोले को आप काटेंगे और गोले को काट देंगे, तो इस वाले भाग को अगर मैं बोलूं तो ये पूरा कहाँ होगा, पूरा तो यही होगा। इस गोले को अगर मैं काट दूं इस तरीके से, है ना, तो याद रखेंगे आप ये जितना पृष्ठ है, जो डार्क वाला भाग मैंने बोला है, ये जो इतना भाग है, ये आपका, इसके एक साइड में पॉलिश करेंगे आप। ठीक है, और याद रखेंगे आप, जिस साइड में पॉलिश होगी उससे दूसरा साइड क्या बनेगा। जैसे पॉलिश अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखो, पॉलिश आप जिस साइड में करेंगे उससे दूसरी साइड क्या बनेगी, परावर्तक। इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, और ये बनेगा पॉलिश। ये पॉलिश पृष्ठ बनेगा और ये परावर्तक पृष्ठ बनेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखें जरा, यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं दर्पण का द्वारक, बातें मैं नोट कर देता हूं यहां पर, कुछ इंपोर्टेंट बातें, मुख्य परिभाषा। सबसे पहले द्वारक यानी कि अपर्चर, और द्वारक क्या होता है, कितना बड़ा आपका दर्पण है, M1 M2। दूसरा हो जाता है आपका क्या, अगर मैं बात करूं
देखिए ना, दूसरा हो जाता है आपका, दूसरा पॉइंट होगा ध्रुव, और तीसरा पॉइंट होगा आपका मुख्य अक्ष। अब इन दोनों बातों को समझो आप। ध्रुव क्या होता है, ये है मुख्य अक्ष, ये जो है एक्स एक्स डैश, ये तो हो गया, जो बीच में से जाएगा इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष आप, ये ना। और ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष दर्पण के द्वारा कुछ इस बिंदु पर काटेगा, उसको बोल देंगे ध्रुव। ठीक है, पोल पी दर्पण के लिए होगा ये। उसके बाद याद रखना नंबर 4 पर आता है वक्रता, ये पी होगा, वक्रता केंद्र, और 5 हो जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र क्या होता है, याद रखना यहां से जिस सेंटर पे रख करके पूरा गोला बनाया गया होगा उसको वक्रता केंद्र सी बोलते हैं, और सी से लेके पी तक की दूरी को, यानी दूरियां जो भी याद रखेंगे आप, दूरियां जो लेनी है आपको, ये बहुत स्पेशल करके बात याद रखेंगे कि ध्रुव से लेते हैं, चाहे इधर को चाहे उधर को। क्लियर है, तो ध्रुव क्या है, पी सी, पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर। क्लियर है। नंबर 6 हो जाता है, सी और पी के बीच में एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं फोकस एफ, तो बोलते हैं मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस क्या होता है, एफ। क्लियर है। और नंबर 7 हो जाता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस की बात आए तो कैपिटल एफ लिखेंगे आप, और फोकस दूरी की बात आ जाए तो पी एफ होगी, और इसको आप स्मॉल एफ बोलेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ जाती है। एक बात फिर दोबारा ध्यान रखेंगे, दर्पण का द्वारक, ध्रुव, मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वक्रता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर, वक्रता त्रिज्या, फिर ये मुख्य फोकस, और ये फिर एफ फोकस दूरी। 7 पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, और यही सारी बातें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए जरा यहाँ पर आ जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो गोला तो यही बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है, यहां तक की बात समझ में आ रही है भाई। सर्कल तो यही बनेगा, और अगर मैं बात करूं यहां पर देखें जरा, ये बीच में से सेंटर में जाएगा, इसको बोलेंगे एक्स एक्स डैश। और अगर मैं यहां से आगे की बात करूं दोस्तों, तो देखना जरा, इस बार पृष्ठ क्या बनेगा, पॉलिश होगी इस साइड में। ठीक है, यहां से और यहां से। क्लियर है। और ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है पोल पी। ठीक, ये केंद्र हो जाता है, ये फोकस हो जाता है, यहां से यहां तक की दूरी को आर बोलेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी को एफ बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ जाती है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, आपकी वस्तु जो रहेगी आपकी हमेशा वो लेफ्ट में रहेगी। समझ में आ रही है, वस्तु हमेशा क्या रहेगी, लेफ्ट में। और मिरर हो या लेंस हो, यानी कि दर्पण हो या लेंस हो, वो हमेशा रहेगा राइट हैंड पर। जो किरणें हैं वो याद रखना वस्तु से इधर को चलेंगी, हमेशा वस्तु से इधर को चलेंगी। क्लियर, यही सारी बातें यहां पर भी लागू हो जाती है। क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी की। यानी कि साइन कन्वेक्शन, कौन सा साइन किस तरीके का बनेगा। तो देखो याद रखना, एक तो होता है यू और एक होता है वी। यू क्या होता है, याद रखेंगे आप, इस वाले ध्रुव पी से वस्तु की दूरी, और वी होता है ध्रुव से जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, उस प्रतिबिंब तक की दूरी। याद रहेगी बात। तो वस्तु जहां पर रखी जाएगी वहां से पी तक की दूरी क्या होगी, यू होगी, और जहां पर आपका इमेज बनेगा वहां से पी तक की दूरी क्या होगी, वी होगी। और एफ तो आप जानते हैं फोकस दूरी होगी। क्लियर है। दूसरी बात स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे जरा, एफ जो होगा वो याद रखना त्रिज्या का आधा होता है। मैंने बताया था आपको अभी कि एफ जो होगा वो पूरे के पूरे आर के बीच में सेट होगा, तो एफ क्या होता है, आर का आधा होता है। इतनी बात समझ में आ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी को। क्लियर है। चलिए अब यहां से आगे की बात को देखते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है दोस्तों। देखिए जरा आगे की बात में स्टार्ट करता हूं। अब मैं देख लेता हूं कि प्रतिबिंब का ये फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो यहां से याद रखना यू वी और एफ में रिलेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी देखिए आवर्धन वाला वो मैं आपको करा लेता हूं।
सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं कि यूवी और एफ में रिलेशन क्या है। तो याद रखेंगे आप यूवी तथा एफ में संबंध, और संबंध जो रहेगा वो याद रखना 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, ये फॉर्मूला रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों रेखीय आवर्धन होता क्या, ये समझ लेते हैं पहले, फिर मैं प्रतिबिंब बनाने बताता हूं आपको। रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, याद रखेंगे आप, लीनियर मैग्निफिकेशन। और रेखीय आवर्धन होता क्या है, याद रखेंगे आप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप m से, और याद रखना फॉर्मूला होता है इसका कि भैया प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में क्या होगा, वस्तु की लंबाई। क्लियर है। तो याद रखना m बराबर, अब एक बात और याद रखेंगे, फोकस दूरी का फॉर्मूला प्लस में होता है और m का फॉर्मूला, एक बात और होती है यहाँ पर माइनस के v/u। ये v याद रखेंगे, जानते हैं आप ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, और u क्या था अभी मैंने आपको बताया था, प्रतिबिंब से ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तक की दूरी। तो v/u प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई होती है वो o होती है ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो i होती है। इसको आप h1 h2 कह सकते हो, मर्जी आपकी, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ पा रही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को, रेखीय आवर्धन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे दोस्तों। क्लियर है। हमारे सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, जो लेंस का फॉर्मूला आएगा यूवीएफ में संबंध वाला, उसका प्रूफ है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन का प्रूफ है। ठीक है, दर्पण के लिए प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर अभी डिनाई कर देता हूँ, बाकी टाइम बचेगा तो बाद में देख लेंगे। ठीक, इसके बाद अगर ये 2 पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि f बराबर क्या होता है, r/2 के बराबर होता है। ये दर्पण की बात चल रही है सारी की सारी। तो देख लेते हैं जरा दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम होते हैं दोस्तों, 3 नियम हम यहाँ पर देखेंगे, और तीनों नियम ही आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना, जो अवतल दर्पण होगा उससे 6 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और उत्तल से मात्र 2 ही प्रश्न मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। क्लियर है। ऐसा क्यों, तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तभी समझेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर अवतल दर्पण होगा तो किरणें कहाँ से कहाँ जाएंगी, और उत्तल होगा तो किरणें कहाँ से कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो पहला आ जाता है, बस डायग्राम ही आपको देखना है। मान लें ये कौन सा दर्पण है, जल्दी से बताएं, कमेंट करें। अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है, ये मुख्य अक्ष हो जाता है x डैश। क्लियर है। और ये m1 m2। यहां से आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये पोल p हो जाता है। अब सीधी सी बात ध्यान रखना, कोई भी अगर रे आएगी और अगर वो क्या होगी, मुख्य अक्ष की क्या होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो याद रखना पैरेलल आने वाली रेस कहां से जाएगी, ये सेंटर है और ये फोकस है। तो याद रखना पैरेलल आने वाली रेस कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, मैंने बताया था किरण कहां से जाएगी, लेफ्ट से राइट में जाएगी, और राइट में आपका लेंस या मिरर रहेगा हमेशा, तो समांतर जाने वाली किरण टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकंड बात अगर मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, देखें जरा, फिर इस बार हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है x डैश, ये सेंटर हो जाता है, ये फोकस और ये पॉल P। तो याद रखना दूसरी बात, अगर रे कहां से आ रही हो, फोकस से जा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम में वापस आ जाएगी और कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी। क्लियर है। तीसरी बात अगर मैं करूं दोस्तों तो ध्यान रखना, दर्पण में से ये पॉल P हो गया, ये फोकस F हो गया और ये C हो गया। तो याद रखना C से जाने वाली जो किरण होगी वो क्या होगा, C से जाने वाली किरण टकराने के बाद C पर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर किरण कभी भी दर्पण को टकरा के दूसरे माध्यम में एंटर नहीं करेगी दोस्तों। क्लियर है। उसी माध्यम में फिर दोबारा से उसी मीडियम में वापस रिटर्न बैक हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो दोस्तों फिर इतने बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है
3 पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया दर्पण का सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। उसके बाद देखिए आवर्धन दर्पण के लिए m बराबर माइनस के v/u बराबर I/o यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। उसके बाद मैंने दर्पण के 3 नियम आपको बताए। समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाएगी, फोकस से जाने वाली समांतर हो जाएगी और सी से जाने वाली सी पर ही रिटर्न बैक हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको रंग लाती हुई दिखाई दे रही हो अपने अंदर, तो इसको शेयर करना ना बिल्कुल ना भूलें। जय